हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रिकर्जन क्लास 3। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे 5 रिकर्जन की एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गूगल और एडोबी के इंटरव्यूज में आए हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फॉर्म चेंज करके दूसरी कंपनीज के इंटरव्यूज में आए हुए हैं। साथ के साथ आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, जैसे बैक ट्रैकिंग कैसे इंप्लीमेंट हो रही होती है रिकर्जन के अंदर, एंड इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे रिकर्जन करते टाइम, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। तो इनमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो रिकर्जन के साथ हम सॉल्व तो करेंगे लेकिन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होगी। तो बाद में जाकर देख रहे होंगे कि कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम उन प्रॉब्लम्स को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम का नाम है प्रिंट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग। अब परम्यूटेशंस क्या होती हैं? परम्यूटेशन यानी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, यानी अगर आपको एक स्ट्रिंग दी गई है तो उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप निकाल लें तो उनको हम परम्यूटेशंस कहेंगे उस स्ट्रिंग की। जैसे हमें गिवन है स्ट्रिंग ए बी सी। अब ए बी सी में अगर हम मान लें हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हैं ए बी सी तीनों लेटर्स के, तो वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला होगा ए बी सी यानी ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। अगला होगा ए सी बी, इसमें बी सी की जगह सी आगे आ गया है। अगला कॉम्बिनेशन होगा बी ए सी, उससे अगला बी सी ए, उससे अगला सी ए बी, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन सी बी ए। तो ये सारी की सारी हो जाएंगी हमारी स्ट्रिंग ए बी सी की परम्यूटेशंस। अब परम्यूटेशंस की ये जो प्रॉब्लम है इसको हम थोड़ा और टोन डाउन करके समझते हैं। टोन डाउन करके किस तरीके से समझें? हम मान लेते हैं कि ये जो लेटर्स हैं ये हैं स्टूडेंट्स। पहला है स्टूडेंट ए, अगला है स्टूडेंट बी और अगला है स्टूडेंट सी, और इन तीनों के पास 3 कुर्सियां हैं जिन पर ये तीनों बैठ सकते हैं। अब हमें सारे के सारे परम्यूटेशंस बताने हैं कि ये तीनों स्टूडेंट्स इन तीनों कुर्सियों पर कैसे बैठे। सबसे पहले मान लेते हैं कि स्टूडेंट ए पहली कुर्सी पर बैठ गया, अब बच गए बी और सी। तो सबसे पहले बी को सेकंड पर बिठा देंगे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और सी को बिठा देंगे थर्ड पर। ये पहला परम्यूटेशन हमारा। अगर हम ए को पहली ही कुर्सी पर बिठाते और बी को बिठा देते तीसरी कुर्सी पर, सी को दूसरी कुर्सी पर, तो ये दूसरा परम्यूटेशन। उसके बाद मान लेते हैं कि ए को अब नहीं बिठाना हमें फर्स्ट पर, ए को हम यहाँ या फिर यहाँ बिठा रहे होंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे? बी को फर्स्ट कुर्सी पर बिठा देंगे। उसके बाद बचते हैं ए और सी। सबसे पहले ए को दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया, सी को तीसरी कुर्सी पर। उसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन आएगा? बी को पहली कुर्सी पर, सी को दूसरी कुर्सी पर, एंड ए को आखिरी कुर्सी यानी तीसरी कुर्सी पर हम बिठा रहे होंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम सी को पहली कुर्सी पर बिठा देते हैं, ए को दूसरी पर, बी को तीसरी पर, दोबारा से सी को पहली पर, बी को दूसरी पर, एंड ए को तीसरी कुर्सी पर। तो इस तरीके से देखें तो सारे के सारे हमें वही परम्यूटेशंस मिल गए जो हमें स्ट्रिंग के केस में मिले थे, जिनका टोटल नंबर क्या है? जिनका टोटल नंबर है 6। अब इन परम्यूटेशंस की अगर बात करें तो मैथ्स में कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस हमें याद आएगा, एक चैप्टर हम पढ़ा करते थे, तो उससे अगर मैथमेटिकली डिराइव करें कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे। अगर 3 स्टूडेंट्स को 3 कुर्सियों पर बिठाना है तो 3p3 की वैल्यू क्या होती है? होती है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 6, और इनको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 परम्यूटेशंस ही हैं जो हमारे पास निकल कर आए हैं, जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितने परम्यूटेशंस फाइनली हमारे पास निकल कर आएंगे। तो मैथ्स का वो फॉर्मूला जो 11th 12th में पढ़ा करते थे, फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब सोचें थोड़ा सा, तो ए बी सी डी अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके पास कितने परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के लेटर्स को अरेंज करने के। अब इसके लिए अगर कोड लिखें तो कोड बहुत आसान होने वाला है। कोड कुछ इस तरीके से होगा कि हम हर एक लेवल पर अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। हम क्या करेंगे? हर एक लेवल पर अपनी स्ट्रिंग को पास करेंगे। अब हमारे पास आई ए बी सी, तो सबसे पहले लेवल पर, रिकर्जन के सबसे पहले लेवल पर हम कोशिश करेंगे कि अपनी पहली कुर्सी को भरें।
अपनी पहली कुर्सी को कैसे भरेंगे, या तो उसे भर ले हम ए के साथ, या उसे भर ले हम बी के साथ, या उसे भर ले हम सी के साथ। तो एक एक करके लूप लगा लेते हैं कि क्या ए से भरें पहली कुर्सी को, क्या बी से भरें, क्या सी से भरें। तो पहली कुर्सी हमारी भर गई है। अब पहली कुर्सी जैसे ही भर जाए, मान लीजिए हमारी कुर्सी भरी है ए के साथ, तो अगले लेवल पर क्या होगा, अगले लेवल पर भरेंगे हम दूसरी कुर्सी, यानी दूसरी कुर्सी को भरने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी कुर्सी या तो भर सकते हैं बी के साथ, या भर सकते हैं हम सी के साथ। तो दूसरी कुर्सी हमने भर दी। उसके बाद भरेंगे अपनी तीसरी कुर्सी। तो एक बार ए और बी बैठ गए, ए और बी बैठ गए, तो अगले लेवल पर तीसरी कुर्सी जो भरेगी वो भरेगी ऑब्वियसली सी के साथ। और यहां पर अगर ए और सी बैठ गए तो तीसरी कुर्सी जो है हमारी वो भरेगी बी के साथ। तो इस तरीके से दो परम्यूटेशन हमारे पास निकल कर आ गए, और वो परम्यूटेशंस क्या हैं, ए बी सी और ए सी बी, जहां पर ए हमारा पहली कुर्सी पर बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर बी को हमने पहली कुर्सी पर बिठा दिया तो उसके बाद कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे, परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे हमारे बी ए सी और बी सी ए, और यहां पर निकल कर आएंगे सी ए बी और सी बी ए। और कौन सी कुर्सी पर किसको बिठाना है ये कैसे पता चले, इसके लिए हम लगा देंगे एक लूप, यानी पहले लेवल पर पहली कुर्सी है, दूसरे लेवल पर दूसरी कुर्सी, तीसरे लेवल पर तीसरी कुर्सी, एंड सो ऑन। एंड कौन से लेवल पर कौन सी कुर्सी पर कौन बैठेगा, जैसे पहले लेवल पर कौन बैठेगा उसके लिए स्ट्रिंग पर लूप लगा देंगे। तो पहले बिठा देंगे ए को, फिर बी को, फिर सी को। सिमिलरली अगले लेवल में हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं पास करेंगे, हम पास करेंगे सिर्फ बी सी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी बैठ चुका होगा। अब पहले लेवल पर अगर ए बैठ गया तो अगले लेवल पर जाएगी स्ट्रिंग बी सी, क्योंकि अब सिर्फ बी और सी को बिठाना है। सिमिलरली अगर पहले लेवल पर हम बी को बिठा लेते हैं तो अगले लेवल पर जाएगी स्ट्रिंग ए सी, तो बी को हमें उस स्ट्रिंग से हटा देना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो लेवल है वही कुर्सी भरनी है। आइटरेशन से चूज करेंगे कि कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, साथ के साथ अगले लेवल पर जिसको बिठाया है उसको हटा के बाकी की बाकी स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे, ताकि अगले लेवल पर हमें पता चल जाए कि अब किस किस को हम अपनी कुर्सी पर बिठा सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे चीज के लिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए हम कोड लिखते हैं। कोड में सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक रिकर्सिव फंक्शन को रखेंगे वॉइड टाइप का, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करने वाले। फाइनली जैसे ही हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी सबको हम बिठा देंगे, हम अपनी परम्यूटेशन को प्रिंट करने वाले हैं। तो यहां पर नाम देंगे फंक्शन का प्रिंट परम्यूटेशंस। इसमें पास करेंगे हमारी स्ट्रिंग str, साथ के साथ पास करना चाहिए क्या, इंडेक्स। इंडेक्स हम पास नहीं कर रहे होंगे, एक और नई स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे जिसका नाम होगा परम्यूटेशन। इंडेक्स क्यों नहीं पास करें, क्योंकि इंडेक्स पास करने की जगह हम एक लेवल पर पूरा का पूरा लूप लगाकर आइटरेशन करके सबको चेक कर रहे हैं। साथ के साथ अगले लेवल पर भेजने के लिए हम इंडेक्स से ट्रैक नहीं कर रहे, हम वो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही हटा देंगे स्ट्रिंग से, ताकि इंडेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक i प्लस प्लस। एंड इस लूप के अंदर क्या होगा, हम पहली कुर्सी को भर रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि हम पहले लेवल पर हैं, या फिर हम जिस भी लेवल पर हैं हम उस कुर्सी को भर रहे हैं। अब सबसे पहले हम वो कैरेक्टर निकाल लेंगे जिसे हमें बिठाना है। तो कैरेक्टर, करंट कैरेक्टर हमारे पास आ गया str.caret_i। इसके बाद हम नई स्ट्रिंग बना लेंगे, न्यू str कर लेते हैं। और इसमें क्या आएगा नई स्ट्रिंग में, अगर हमारी स्ट्रिंग ABC थी तो अब हमें अपनी स्ट्रिंग को बनाना है BC, या फिर अगर हमने B को चूज किया तो स्ट्रिंग को बनाना है AC, और C को चूज किया तो स्ट्रिंग को बनाना है AB। तो किस तरीके से करेंगे, हम ले लेंगे सब स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग की, और सब स्ट्रिंग के अंदर पहला इंडेक्स होगा 0 एंड एंड इंडेक्स हम रखेंगे I। साथ के साथ ये था सब स्ट्रिंग का पहला पार्ट। अब सब स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट हम ले लेंगे। दूसरे पार्ट में स्टार्टिंग इंडेक्स होगा i+1 एंड एंड इंडेक्स हम यहाँ पर नहीं देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रिंग का एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नई स्ट्रिंग बना ली। अब इस नई स्ट्रिंग वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं
कि नई स्ट्रिंग वाली स्टेटमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। हमारे पास थी स्ट्रिंग ए बी सी। मान लेते हैं हमें बी को करंट कैरेक्टर लेना है, तो करंट कैरेक्टर हमारा हो गया बी। अब हमें बनानी है नई स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, str.substring फ्रॉम 0 to i। अब सबस्ट्रिंग जो ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स का जावा में, इसमें लास्ट इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स जो भी हम लेते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब यहां पर अगर हम 0 से लेकर i की वैल्यू हो गई है हमारे लिए 1, अगर 0 से लेकर 1 तक चलेंगे तो 0 से लेकर 0 ही इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। और 0 से लेकर 0 क्या है, हमारी स्ट्रिंग ए। तो सबसे पहला हिस्सा हमारा हो गया ए। उसके बाद str.substring i+1। तो i+1 के लिए हमारा i+1 हो गया कैरेक्टर सी। तो हमारे पास स्ट्रिंग आ गई सी से लेकर पूरा एंड तक। और हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी ए को हमने सी के साथ जोड़ दिया। तो इस तरीके से बी को हटाकर हमारी जो रेस्ट ऑफ द न्यू स्ट्रिंग आई वो आई हमारे पास ए सी। अब हमारे पास ए सी आकर स्टोर हो गई है न्यू str में, करंट कैरेक्टर है। तो हम कॉल लगा देंगे अगले लेवल को, प्रिंट परम्यूटेशन को, जिसमें पास करेंगे अब हमारी न्यू स्ट्रिंग एंड परम्यूटेशन के अंदर हम ऐड कर देंगे अपना करंट कैरेक्टर। एंड फाइनली जब हर लेवल पर हम ये चीज कर लेंगे हर एक नई स्ट्रिंग के लिए, तो जब भी हमारे जो str की लेंथ है वो 0 हो जाए, यानी हमने सारे कैरेक्टर्स को कुर्सियों पर बिठा दिया है, तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे अपनी परम्यूटेशन स्ट्रिंग को एंड वहां से कर जाएंगे हम रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से प्रिंट परम्यूटेशन का पूरा फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेन के अंदर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग है हमारी ABC। अब कॉल करेंगे हम प्रिंट परम्यूटेशन फंक्शन, जिसके अंदर पास करेंगे हमारी स्ट्रिंग एंड परम्यूटेशन वेरिएबल की जगह पास करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसे सेव करके अब रन करते हैं। रन किया तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, जहां पर सबसे पहले है ABC, फिर ACB, फिर BAC, BCA, CAB एंड CBA। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने A को पहली कुर्सी पर बिठाया, उसके बाद B को दूसरी कुर्सी पर बिठाया, C को तीसरी कुर्सी पर, दूसरे केस में C को दूसरी कुर्सी पर बिठाया और फिर B को तीसरी कुर्सी पर। सिमिलरली फिर B को पहली कुर्सी पर बिठाया और फिर C को पहली कुर्सी पर बिठाया। तो कुछ इस तरीके से परम्यूटेशन काम करता है। एंड इसमें अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम वही मैथ्स वाला परम्यूटेशन लगाकर देखते हैं। पहली कुर्सी के लिए कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, पहली कुर्सी के लिए 3 चॉइसेस यानी n चॉइसेस। दूसरी कुर्सी के लिए है हमारे पास n-1 चॉइसेस, क्योंकि एक तो हमने पहले पर बिठा दी होगी। तीसरी के लिए है n-2 चॉइसेस। तो कुछ इस तरीके से अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी वो होगी बिग ऑफ n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। तो उन सबको निकालने का टाइम भी होगा हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल। अब बात करें अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास काउंट टोटल पाथ्स इन अ मेज टू मूव फ्रॉम 0 0 टू n, m। हम अज्यूम करते हैं कि n, m, n क्रॉस m साइज की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर हमें n गिवन है 3, m गिवन है 4। अब इस सवाल को थोड़ा इजी करने के लिए हम m को भी 3 ले लेते हैं, क्योंकि 4 के साथ करेंगे तो बहुत सारे केसेस आएंगे हमारे पास। तो इसे ले लेते हैं 3,3 साइज की एक मैट्रिक्स, जहां पर ये है इंडेक्स 0 0, ये है इंडेक्स 2,2 और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है 3,3 साइज की। तो 0 0, ये है 0 1, ये है 0 2, ये है 1 0, ये है 2 0। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है और जाने के टोटल पाथ्स बताने हैं। अब 2 कंडीशंस गिवन है यहाँ पर। पहली कंडीशन ये है कि हम सिर्फ राइट में मूव कर सकते हैं और दूसरी कंडीशन कि हम सिर्फ डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं। तो 2 ही डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल है, या तो हम राइट की तरफ चले जाएं या हम डाउनवर्ड्स चले जाएं। अगर हम इस सेल पर हैं
तो यहाँ से हम या तो यहाँ जा सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं, डायगनली यहाँ नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर हम इस सेल पर हैं तो हम सिर्फ नीचे जा सकते हैं, ना तो हम लेफ्ट जा सकते हैं ना डायगनली यहाँ जा सकते हैं। तो ये दोनों पाथ्स अलाउड नहीं है, सिर्फ ये पाथ हमारे लिए अलाउड है। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें जाना है 0 0 से हमारे 2,2 वाले सेल तक। तो उसके पॉसिबल पाथ्स हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास पहला पाथ आता है कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से 2,2 तक पहुंच जाएं। दूसरा पाथ आता है कि हम यहाँ से यहाँ आ जाएं एंड फिर यहाँ पहुंच जाएं। उसके अलावा एक और पाथ आता है कि हम राइट मुड़े पहले, फिर डाउनवर्ड जाएं, फिर एक और राइट मुड़ जाएं। उसके अलावा अगर एक और पाथ देखें तो यहाँ से निकलकर हम डाउनवर्ड ही जाएं, डाउनवर्ड जाकर फिर कुछ इस तरीके से 2,2 तक पहुँचें। अगला पाथ आता है हमारे पास कि हम डाउनवर्ड जाएं, फिर राइट लें, फिर डाउन जाएं, फिर राइट लें। एंड एक लास्ट पाथ हमारे पास आता है विच इज कि हम सीधा डाउनवर्ड्स लें और फिर सीधा राइट जाएं। अब ये टोटल नंबर ऑफ पाथ्स अगर हम गिनेंगे तो कितने कलर्स यूज किए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पाथ्स हमारे पास जो आए हैं वो है 6। अब इसमें देखें, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए। हर पाथ पर हम सिर्फ 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसमें से पहली डायरेक्शन है राइट और दूसरी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। तो हर सेल पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। इस सेल पर भी 2 चॉइसेस हैं, इस सेल पर भी 2 चॉइसेस हैं। सिर्फ कॉर्नर वाले जो सेल्स हैं उन पर एक चॉइस रह जाती है। या तो इस कॉर्नर सेल पर हम राइट मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स मूव नहीं कर सकते, और इस कॉर्नर सेल पर सिर्फ डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं, राइट मूव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो बाउंड्री वाले सेल्स हैं उन पर एक चॉइस रहती है, बाकी अंदर वाले जितने भी सेल हैं सब में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं एंड पाथ तक पहुंचने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन है अगर हमारी मेस 3,3 के लिए, तो सबसे पहले इस सेल पर हम चॉइस लेंगे कि या तो हम राइट चले जाएं या हम डाउनवर्ड्स चले जाएं। राइट चले गए पहले तो यहाँ पर फिर से चॉइस लेंगे, या तो हम राइट चले जाएं या डाउनवर्ड्स चले जाएं। यहाँ आ गए तो चॉइस ही नहीं है, राइट जा ही नहीं सकते, तो इस केस में हम जाएंगे डाउनवर्ड्स, और इस केस में भी हम जाएंगे डाउनवर्ड्स। तो कुछ इस तरीके से पाथ्स हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन हमें एक्चुअल पाथ नहीं दिखाने, हमें टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कैलकुलेट करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पाथ्स को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ इस तरीके का रहेगा कि हम किसी सेल आई जे पर अगर हैं तो आई जे से या तो हम जा सकते हैं i+1, j पर, या हम जा सकते हैं i, j+1 पर। इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझे, अगर ये है हमारा सेल i, j। अब यहां पर डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या होगा कि हम i+1, j पर आ गए, और राइट जाने का मतलब होगा कि हम i, j+1 पर आ गए। तो इस तरीके से 2 पॉसिबल चॉइसेस हैं हमारे पास। तो जैसे ही i से हम डाउनवर्ड जाएंगे, i की वैल्यू इंक्रीज होकर i+1 हो जाएगी, j से राइट की तरफ जाएंगे तो वो j+1 हो जाएगा। और इस तरीके से 2 चॉइसेस कब तक चलेंगी, जब तक हमारा i नहीं हो जाता n-1 के इक्वल, j नहीं हो जाता m-1 के इक्वल। जब तक हम इस आइडियल कॉम्बिनेशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रवर्स करते रहेंगे अपनी मैट्रिक्स के अंदर। तो रिकर्सिवली अगर हम इस प्रॉब्लम को सोचें तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिकर्सिवली सॉल्यूशन ये निकलेगा कि अगर आप किसी भी पोजीशन i, j पर हैं तो आप क्या करिए, आप पाथ्स काउंट कर लीजिए i+1, j के, और काउंट कर लीजिए पाथ्स i, j+1 के, और इन दोनों पाथ्स को आप ऐड कर दीजिए। तो राइट मूव करने के बाद कितने पाथ्स होंगे और डाउनवर्ड्स मूव करने के बाद कितने पाथ होंगे, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल पाथ्स निकल जाएंगे। तो यहां से हमें बस एक मूव लेना है, या तो डाउनवर्ड्स ले लें, या तो डाउनवर्ड्स ले लें, या राइट की तरफ ले लें, और फिर जो भी पॉसिबल पाथ्स होंगे उनको हम ऐड कर दें तो टोटल पाथ्स हमारे पास निकल कर आ जाएंगे।
तो रिकर्जन में हमने पहले भी पढ़ा है कि रिकर्जन का काम क्या है, सेल्फिश होकर अपने लेवल का काम कर लेना और बाकी सारे काम अपने अगले लेवल से कराना। तो हमारा काम होगा कि हम एक डाउनवर्ड्स मूव ले लें, एक राइट की तरफ मूव ले लें, अगले लेवल्स कैलकुलेट करेंगे कि वहां से कितने टोटल पाथ्स निकलेंगे, बस कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देंगे। हम उनको ऐड करके पता कर लेंगे कि मेरे सेल से कितने पाथ्स टोटल निकलने वाले हैं। यही चीज रिकर्सिवली हर एक सेल के लिए करेंगे तो हमारे पास टोटल पाथ्स आ जाएंगे मैट्रिक्स में मूव करने के फ्रॉम 0 0 टू n-1, m-1। अब अगर 3,3 के लिए हम पूरा का पूरा कोड लिखें इस चीज का, तो सबसे पहले मेन फंक्शन में अपने n को डिफाइन कर लेते हैं एज 3, m को भी डिफाइन कर लेते हैं एज 3 एंड ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। फंक्शन का रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंट। क्यों? क्योंकि हम टोटल पाथ्स को रिटर्न करने वाले हैं। तो इंट रखा और इसे नाम हम देंगे काउंट पाथ्स। काउंट पाथ्स के अंदर हमारे पास आएंगी सबसे पहले तो हमारा जो करंट इंडेक्स है आई जे, तो इंट जे, साथ के साथ n और m भी हम पास कर देंगे। अब शुरुआत में आई जे होगा वो होगा 0 0, क्योंकि शुरू वाला सेल होगा हमारा 0,0 और एंड वाला सेल होगा हमारा n-1 m-1। तो कुछ इस तरीके से हम बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले काउंट कर लेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स हमने मूव किया तो इंट डाउन पाथ्स कितने आ गए हमारे पास, काउंट पाथ कॉल कर देंगे अगले लेवल यानी i+1 के लिए। तो अगर हम i, j वाले अगर सेल पर हैं तो डाउनवर्ड्स मूव किए तो सेल जो रो की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, यानी अगले सेल पर हम जाएंगे तो वहां पर वैल्यू क्या होगी i+1, j। वहां से हमारे पास डाउनवर्ड्स पाथ सारे निकल कर आ जाएंगे। दूसरा एक मूव ले लेते हैं राइट की तरफ, तो इंट राइट पाथ्स हमारे पास आएंगे काउंट पाथ्स, फिर से कॉल कर दिया फॉर i, j+1। तो पहले रो की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 हुई थी, अब कॉलम की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 हो गई है। और टोटल पाथ्स कितने होंगे, रिटर्न कर देंगे टोटल पाथ्स जो कि होंगे डाउन पाथ्स प्लस राइट पाथ्स। एंड इस पूरे के पूरे रिकर्जन प्रोसेस का बेस केस क्या रहेगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर i की वैल्यू n-1 के इक्वल होगी एंड j की वैल्यू m-1 के इक्वल होगी, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1। यानी यहां से अब कोई बात नहीं है, अब सिर्फ एक ही बात है कि आप वहीं पर रहें, कोई मूव ना करें, तो उसके लिए आप रिटर्न कर देंगे 1। साथ के साथ एक और कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन ये होगी कि अगर किसी भी पॉइंट पर i जो है वो n के इक्वल हो जाए या j m के इक्वल हो जाए, यानी हम बाउंड्री पर पहुंच गए हैं, अब हम सेल से बाहर निकल रहे हैं, तो यहां से आप रिटर्न कर दीजिए 0, यानी यहां से कोई भी पाथ नहीं है। तो ये दो बेस केसेस हमारे पास आ गए और ये आ गई है हमारे पास रिकर्जन की कंडीशन। तो अब ये पूरा का पूरा कोड हमने लिख लिया है सारे के सारे पाथ्स को काउंट करने का। अब मेन फंक्शन के अंदर से इसको कॉल लगाएंगे, काउंट पाथ्स को हम कॉल लगाएंगे। शुरू में i और j क्या होंगे, वो होंगे 0 0 स्टार्टिंग इंडेक्स, तो i = 0, j = 0, n और m को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब ये काउंट पाथ से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी इंट टोटल पाथ्स उसे स्टोर कर लेंगे और उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे यहां पर। तो ये हमने पूरा कोड लिख लिया है। अब इसको रन करेंगे। रन करके जो टोटल पाथ्स हमारे पास आए हैं उनकी वैल्यू है 6, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। हमने अभी जो टोटल पाथ्स कैलकुलेट किए थे और हमने सारे के सारे पाथ्स बनाकर भी देखे थे, उनकी वैल्यू आई थी हमारे पास 6, विच इज सेम एज आर कोड का आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से हम मेज के अंदर पाथ्स को काउंट कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है, इसीलिए इसी प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम की एक अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। और ध्यान से अगर देखें तो इस प्रॉब्लम में हमने बैक ट्रैकिंग को यूज किया है। पीछे भी हमने परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन के अंदर बैक ट्रैकिंग को यूज किया था। बैक ट्रैकिंग का रिकर्जन के अंदर मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक रास्ते के थ्रू होकर जाइए, आखिर में आप पहुंच गए, अगर वहां पर सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप वापस आइए और बीच से दूसरा रास्ता शुरू करिए, वापस आइए, फिर से नए रास्ते पर जाइए। तो कुछ इस तरीके से जब सारे के सारे सॉल्यूशंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उस अप्रोच को हम बैक ट्रैकिंग का नाम दे देते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़े अगर,
तो अब हमारे अगले क्वेश्चन का नाम है प्लेस टाइल्स ऑफ साइज 1 क्रॉस n इन अ फ्लोर ऑफ साइज n क्रॉस m। ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान दें तभी थोड़ा सा समझ में आती है, हल्का सा इसमें ध्यान देकर फोकस करके थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको समझना पड़ेगा। गिवन है हमें एक फ्लोर, एक फर्श गिवन है n क्रॉस m साइज का, तो n यहां पर हम ले लेते हैं 4, 0 1 2 3, m ले लेते हैं 2। तो ये एक फर्श हमें गिवन है और हमारे पास टाइल्स हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट टाइल्स हमें गिवन है। हर टाइल का साइज है 1 क्रॉस 2 यानी 1 क्रॉस m और फ्लोर का साइज है 4 क्रॉस 2। अब हमें इस टाइल को उठाकर फर्श के ऊपर प्लेस करना है, या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं या इसे वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल तरीका, ये हो गया वर्टिकल तरीका। तो हमें टोटल तरीके बताने हैं जिनकी हेल्प से हम एक टाइल को यूज करके सारे के सारे फ्लोर को, सारे के सारे फर्श को भर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इजीएस्ट तरीका अगर देखें, इजीएस्ट तरीका क्या होगा कि सारी की सारी ये जो टाइल्स है ना, अगर 1 क्रॉस m है और n क्रॉस n है, तो क्या होगा, सारी की सारी टाइल्स को आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए। हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया एक के बाद एक के बाद एक, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। तो यहाँ पर जो हमारा पहला तरीका होगा वो होगा सारी की सारी टाइल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना। अब बात करें अगर दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके में पहली टाइल को हॉरिजॉन्टली प्लेस करने की जगह अगर हम वर्टिकली प्लेस कर दें तो क्या होगा, पहली टाइल को कर दिया वर्टिकली प्लेस, तो ये 0 1 2 इंडेक्स तक पहुंचेगी। अब इसके पास बचेगी 2 और 3, ये तो हो गया था साइज हमारा 4, इसका साइज हो गया था हमारे पास 2। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ये टाइल वर्टिकली प्लेस कर दी है, इसके बाद हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे, तीसरी भी हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। एंड हमें ऑलरेडी पता है एक टाइल अगर वर्टिकली हमने प्लेस कर दी तो उसके साइड वाली भी वर्टिकली ही प्लेस होगी, क्योंकि टाइल का वैसा साइज ही नहीं है कि वहां पर हॉरिजॉन्टली प्लेस हो पाए, तो यहाँ वाली टाइल भी वर्टिकली प्लेस होगी। तो ये था हमारे पास पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके की अगर बात करें तो तीसरा तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि हम पहली को भी वर्टिकली प्लेस कर दें, दूसरी को भी, तीसरी को भी वर्टिकली प्लेस कर दें और चौथी को भी। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा 4 का साइज अपना कवर कर लिया होगा। चौथा तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि पहली को तो हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, अगले वाली को हम वर्टिकली प्लेस कर दें, फिर हम दोबारा हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें। तो ये हो गया हमारा चौथा तरीका। एंड फिफ्थ वे होगा इसी का ऑपोजिट, यानी पहली 2 को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, अगली 2 को वर्टिकली प्लेस किया। तो कुछ इस तरीके से 5 वेज होंगी जिसमें हम एक 1 क्रॉस m 1 क्रॉस 2 वाली टाइल को यूज करके अपने n क्रॉस m यानी 4 क्रॉस 2 वाले पूरे के पूरे फ्लोर को भर सकते हैं। अब इसकी अप्रोच अगर हम समझें, रिकर्सिव अप्रोच, तो वो क्या रहेगी? रिकर्सिव अप्रोच में हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारे पास n क्रॉस m साइज का फ्लोर है, उसमें हम 2 तरीके से टाइल प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होगा वर्टिकल प्लेसमेंट का, दूसरा तरीका होगा हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट का। तो जैसे ही हमने वर्टिकली टाइल को प्लेस कर दिया, हमारी जो बाकी की टाइल्स हैं अब हमें वहां पर ध्यान देना है, क्योंकि एक को वर्टिकली अगर प्लेस कर दिया तो दूसरी उसके साइड वाली जो होंगी वो तो ऑलरेडी वर्टिकली प्लेस हो रही होंगी। नीचे वालियों के लिए हमें ध्यान देना है कि उनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्लेस करें। तो उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास निकल कर आएंगी वो निकल कर आएंगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा जब हमारा यहां पर अगर m को वर्टिकली प्लेस कर दिया तो साइज डिक्रीज होकर रह जाएगा n माइनस m। तो अगर प्लेस कर रहे हैं n टाइल्स तो अगले लेवल पर हम प्लेस कर रहे होंगे n माइनस m टाइल्स, क्योंकि एक टाइल को वर्टिकली अगर प्लेस कर दिया तो उसके साइड वाली ऑटोमेटिकली वर्टिकली प्लेस हो रही होंगी जितना भी m का साइज होगा। बस नीचे वालियों के लिए फिर हमें सोचना है, तो हमारे फ्लोर का साइज अगले लेवल के लिए डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हॉरिजॉन्टली हम प्लेस करने का सोचें तो उस केस में क्या होगा, एक बार हमने टाइल को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा खाली है हमारा फ्लोर, तो इसमें अगर एक टाइल हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गई
यानी m साइज की टाइल, तो हमारे पास बचता है ये, यानी n-1। तो अब हमें प्लेस करना है n-1 क्रॉस m वाले फ्लोर के लिए सारी की सारी टाइल्स। हम कुछ समझ पा रहे होंगे कि रिकर्सिवली हम कैसे कर रहे होंगे इस चीज को। डिसाइड कर लेंगे हर एक लेवल पर कि वर्टिकली प्लेस करें या हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं तो अगले लेवल पर फ्लोर का साइज n-1 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं तो अगले लेवल पर फ्लोर का साइज हो जाएगा n-1। तो कुछ इस तरीके से अगले लेवल को हमने काम दे दिया बाकी के सारे फ्लोर पर टाइल्स को प्लेस करने का, और करंट लेवल पर हम डिसाइड कर लेंगे कि वर्टिकली प्लेस करना है या हॉरिजॉन्टली। अब इस पूरी की पूरी चीज को कोड में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कोड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले लिखते हैं अपना रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन होगा इंट टाइप का, तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, क्योंकि हमें टोटल वेज जिसमें हम टाइल्स को फ्लोर्स पर भर सकते हैं वो रिटर्न कर रहा होगा। इसको नाम देंगे प्लेस टाइल्स, और इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, हमारा इंट n और इंट m। n क्रॉस m वाला फ्लोर है तो उसका साइज हमने पास कर दिया, और टाइल का साइज भी हमें पता है कि क्या है, 1 क्रॉस m। अब सबसे पहले अगर वर्टिकली प्लेस करते हैं, वर्टिकली अगर प्लेस किया तो अगले लेवल से हमारे पास रिटर्न होकर आएंगी वर्टिकल प्लेसमेंट्स। तो इंट वर्टिकल प्लेसमेंट्स इज इक्वल टू प्लेस टाइल्स, फिर से कॉल कर देंगे और इस बार n का साइज डिक्रीज होकर हो जाएगा n-1, क्योंकि वर्टिकली प्लेस कर दिया तो ऊपर का m साइज तो भर गया, अब n-1 का फ्लोर बचा है, साथ में क्रॉस m कांस्टेंट। अब प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इंट हमारे पास आएंगी हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट्स, वो आएंगी फॉर प्लेस टाइल्स। n का साइज अब डिक्रीज होकर हो गया n-1, क्योंकि टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है। और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर होगा वर्टिकल प्लेसमेंट्स प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट्स। तो कुछ इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हम रिटर्न कर रहे होंगे। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का बेस केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस केस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा n m के इक्वल है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2 होता, m इज इक्वल टू 2 होता, तो उस केस में कुछ ऐसी ग्रिड होती, और ये होता हमारा 1 क्रॉस m, ये होता हमारा n क्रॉस m। तो इस केस में हमारे पास दो ही तरीके होते टाइल्स को फ्लोर पर रखने के। पहला तरीका होता कि दोनों को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, दूसरा तरीका होता दोनों को वर्टिकली प्लेस कर दें। तो जैसे ही हमारा n क्रॉस m होता है तो हमारे पास हमेशा दो तरीके होते हैं, या तो सारी की सारी टाइल्स को आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए या सबको वर्टिकली प्लेस कर दीजिए। तो ये बनेगा हमारा पहला बेस केस, जिसमें n इज इक्वल टू m अगर हुआ तो हमारे पास टोटल वेज होंगे 2। उसके अलावा एक और केस होगा जिसमें n लेस देन m हो जाएगा। n लेस देन m वाला केस क्या होगा, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। n को अगर हम ले लें 3, m को अगर ले लें 4, तो कुछ इस तरीके से हमारी ग्रिड, हमारा फ्लोर हमें दिख रहा होगा। ये है हमारी टाइल जिसमें है 4 हिस्से, ये है 1 क्रॉस m, ये है n क्रॉस m। अब हमें पता है कि ये टाइल जो है ये पूरी की पूरी सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही आ सकती है, वर्टिकली तो ये घूम ही नहीं सकती क्योंकि फ्लोर से बड़ी हो जाएगी। तो टाइल सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही आ सकती है। तो जैसे ही n की वैल्यू लेस देन m हो जाएगी तो हमारे लिए एक मजबूरी हो जाएगी कि सारी की सारी टाइल्स को ओनली सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ वेज सिर्फ 1 आएंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा बेस केस। पहला बेस केस जिसमें n इज इक्वल टू m है, सिर्फ 2 तरीके हैं, वो पहला बेस केस। जिस केस में n लेस देन m हो जाता है उस केस में एक ही तरीका होता है कि सारी टाइल्स को आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो ये दोनों बेस केसेस बनने वाले हैं हमारे इस पूरे प्रॉब्लम के। पहला बेस केस n इज इक्वल टू m अगर हो गया है उस केस में आप रिटर्न कर दीजिए 2। दूसरा केस अगर n की वैल्यू लेस देन m हो गई है तो उस केस में आप रिटर्न कर दीजिए 1। एंड बाकी सारे केसेस के साथ हम प्लेस कर रहे होंगे टाइल्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंट n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3। इसके बाद कॉल लगाते हैं हमारे प्लेस टाइल फंक्शन को जिसके अंदर पास करेंगे n और m। अब इस पूरे के पूरे आउटपुट को हम प्रिंट कर लेते हैं system.out.println से, और इसे सेव करके एक बार रन करेंगे।
तो रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है दैट इज 2 इसलिए आया क्योंकि हमने n को m के इक्वल भेज दिया। अब दूसरा केस अगर हम देखें अपना, जिसमें n है 4 के इक्वल, m है हमारा 2 के इक्वल, उसके लिए अगर सेव करके रन करें तो हमने पहले ध्यान दिया था कि कितने तरीके थे, टोटल 5 तरीके थे। अब इस कोड को रन करके देखें तो हमारे पास आउटपुट आएगा सेम 5, क्योंकि 5 तरीके हैं इस n क्रॉस m के लिए टाइल्स को फ्लोर पर भरने के। अब ये जो प्रॉब्लम है ये भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास n लोग हैं, मान लेते हैं वो 4 लोग हैं। आप एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं जिसमें n गेस्ट हैं आपके पास, या तो आप उन गेस्ट को अकेले अकेले बुला सकते हैं। गेस्ट के नाम हम मान लेते हैं 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4 अकेले अकेले आ सकते हैं, या फिर आप उनके पेयर्स बनाकर उन्हें बुला सकते हैं। पेयर्स यानी 2 का जोड़ा, 1 को 2 के साथ बुला सकते हैं, 1 को 3 के साथ बुला सकते हैं, या 1 को 4 के साथ बुला सकते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें आप इन सारे के सारे लोगों को अपनी पार्टी में इन्वाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं n = 1 के लिए। अगर हमें एक ही गेस्ट को बुलाना है तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि हम उसे सिंगल तरीके से ही बुला सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे पास 1। अब अगर n = 2 है, यानी 2 गेस्ट को हमें बुलाना है, या तो हम 1 और 2 को सिंगल सिंगल बुला लें, या फिर हम उन्हें बुला लें पेयर करके। 1 और 2 को पेयर कर लिया, तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं वो आते हैं 2। अब तीसरा तरीका n = 3 के लिए। n = 3 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास हैं गेस्ट नंबर 1 2 3, या तो हम इनको सिंगल सिंगल बुला लें, ये होगा पहला तरीका, या फिर 1 को पेयर कर लें 2 के साथ और 3 को अकेले बुला लें, ये दूसरा तरीका, या 1 को पेयर कर लें 3 के साथ और 2 को अकेले बुला लें, ये तीसरा तरीका, या 1 को अकेले बुला लें और 2 और 3 को हम पेयर कर लें, ये हो गया हमारा चौथा तरीका। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आते हैं वो आते हैं 4। सिमिलरली अगर हम n = 4 का केस अगर देखें तो n = 4 के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम बुला के देखते हैं 1 को, 1 2 3 4, 1 को अकेले बुलाया, तो अब हमें देखना है कि 2 3 4 के लिए क्या क्या चॉइसेस बचते हैं। अब 2 3 4 में से 2 3 4 को या तो हम अकेले बुला लें, या 1 2 3 4 में 2 3 को पेयर कर दें, या 1 2 3 4 में 3 4 को पेयर कर दें। 1 को अकेले बुलाएं तो 2 को 4 के साथ पेयर कर दें और 3 को अकेले रखें, तो ये आगे 1 को सिंगल रख के 4 चॉइसेस। उसके अलावा अगर हम अब 1 को पेयर करना चाहें तो 1 को अगर 2 के साथ पेयर कर दें तो 3 और 4 अकेले बचते हैं। 1 को अगर 2 के साथ पेयर कर दिया तो 3 और 4 को भी पेयर कर सकते हैं हम। अब अगर 1 और 3 को हम पेयर कर दें तो 2 और 4 बचते हैं जिनको पेयर कर सकते हैं। 1 और 3 को कर दें तो 2 और 4 को अकेले अकेले भी हम बुला सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई 4 और चॉइसेस। इसके अलावा 1 को 4 के साथ भी पेयर कर सकते हैं, 2 3 को अकेले बुला सकते हैं, 1 को 4 के साथ पेयर कर सकते हैं और 2 और 3 को भी पेयर कर सकते हैं। तो ये बच गई 2 और चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हुई, 4 + 4 + 2 = 10। तो इस तरीके से n = 4 के लिए हमारे पास 10 तरीके हैं अपने गेस्ट को पार्टी में बुलाने के लिए, जिसमें सिंगल या पेयर करके हम उनको पार्टी के अंदर बुला सकते हैं। अब अगर रिकर्सिवली सोचें कि इनको बुलाने के क्या तरीके रहेंगे, मतलब किस तरीके की हमारी रिकर्जन में अप्रोच रहेगी, तो उसके लिए छोटा सा लॉजिक लगाते हैं कि हर जो गेस्ट है हमारे पास, अगर हमने कॉल लगाई है n गेस्ट को कॉल करने के लिए अपनी पार्टी में, तो या तो हम उसे सिंगल तरीके से बुला सकते हैं। अगर एक गेस्ट को सिंगल तरीके से बुला लिया तो अगली कॉल्स में हम कॉल कर रहे होंगे n-1 गेस्ट को, यानी एक गेस्ट को सिंगल तरीके से बुला लिया। तो अब आप सोचिए कि n-1 गेस्ट को किस तरीके से बुलाएं, या हम पेयर करके बुला सकते हैं। और पेयर करने के लिए उसका पार्टनर चाहिए गेस्ट का, तो गेस्ट के कितने पार्टनर हो सकते हैं, एक गेस्ट को हमने ले लिया तो उसके n-1 चॉइसेस हैं पार्टनर के लिए, यानी n-1 चॉइसेस हैं एक गेस्ट को पार्टनर चूज करने के लिए। तो n-1 चॉइसेस से हमने एक पार्टनर पिक कर लिया, तो उसके बाद कितने पार्टनर्स बच जाएंगे, कितने लोग बच जाएंगे, n-2 लोग बच जाएंगे। तो फिर कॉल लगा लेंगे हम कि n-2 लोगों को, n-2 गेस्ट को अब कैसे कॉल करें अपनी पार्टी के अंदर, तो इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि अपने गेस्ट के पार्टनर को चूज करने के लिए हमने n-1 चॉइसेस ली हैं, तो n-1 टाइम्स हम
ये वाली चीज कर रहे होंगे और कॉल लगा लेंगे बाकी n-2 गेस्ट को बुलाने के लिए कि उनको किस तरीके से बुलाया जाए। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कर देंगे ऐड, कि सिंगल कितने तरीके हैं वो निकाल लिए, पेयर में कितने तरीके हैं वो निकाल लिए, दोनों तरीकों को कर दिया ऐड, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज हम प्रिंट कर देंगे। अब इसी पूरे के पूरे लॉजिक को फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कोड में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, जिसका रिटर्न टाइप रखेंगे इंट, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज टू कॉल आवर गेस्ट, अपने गेस्ट को बुलाने के टोटल नंबर ऑफ तरीके रिटर्न करने हैं। तो इंट कॉल गेस्ट, जिसमें पास करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ गेस्ट यानी n। अब सबसे पहले सिंगल तरीके से बुलाएंगे, तो इंट वेज 1 हो गई हैं कॉल गेस्ट फॉर n-1। उसके बाद बुलाएंगे पेयर में, तो इंट वेज 2 इज इक्वल टू कॉल गेस्ट n-2, जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे n-1 को। तो क्या हुआ, n-1 तरीके हैं उसे पेयर करने के और बाकी बच जाएंगे n-2 गेस्ट, जिनको फिर हमें बुलाना पड़ेगा। और रिटर्न क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी वेज 1 प्लस वेज 2। एंड यहाँ पर बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा कि अगर हमारे n की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 1 हो जाती है, यानी सिंगल गेस्ट है, तो मतलब एक ही तरीका है उसे पार्टी में बुलाने का, तो रिटर्न कर देंगे 1। इसे सेव कर देते हैं। अपने मेन फंक्शन के अंदर n की वैल्यू रखते हैं 4 और प्रिंट करवाते हैं कॉल गेस्ट को, जिसमें पास करेंगे n। इसे सेव करके अगर रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आएगा, यहाँ पर एक और चीज कि n की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो भी हम रिटर्न कर रहे होंगे 1, क्योंकि गेस्ट अगर लेस देन 1 है तो उन्हें बुलाने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई भी तरीका नहीं, यानी एक तरीका, ताकि यहाँ पर 0 से आकर मल्टीप्लाई नहीं हो। जब n-2 हम कर दें, अगर मान लीजिए हमारे n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हम कॉल करेंगे 0 के लिए, तो 0 के लिए इस केस में रिटर्न होना चाहिए 1, ताकि यहाँ पर आकर 0 ना हो जाए 1 हो। तो एक बार फिर से हम इसे रन कर लेते हैं। रन करके हमारा आउटपुट आ गया है 10, यानी हमारे पास टोटल 10 वेज हैं अपने 4 गेस्ट को पार्टी में बुलाने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी हमारे पास एक सेट गिवन है पहले n नेचुरल नंबर्स का, n की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास सेट में है 1 2 3। अब हमें एक सबसेट्स बनाने हैं, सारे पॉसिबल सबसेट्स इन तीनों के हमें प्रिंट करने हैं। तो सबसेट क्या होते थे कि हर एलिमेंट के पास चॉइस है कि वो सबसेट में आना चाहता है या नहीं आना चाहता। 1 के पास चॉइस है कि वो आ भी सकता है हमारे सबसेट में या नहीं भी आ सकता। 2 के पास चॉइस है कि वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। 3 के पास चॉइस है कि वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो इस तरीके से सारी की सारी चॉइसेस हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के पास हमारे सबसेट में आने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे तो कैसे होते हैं, पहला हमारा सबसेट होगा 1 2 3, अगले सबसेट में आएगा सिर्फ 1 और 2, अगले सबसेट में 1 और 3, अगले सबसेट में आ रहा होगा सिर्फ 2 और 3, और उसके अलावा एक और सबसेट होगा जिसमें आएगा सिर्फ 1, जिसमें आएगा सिर्फ 2, जिसमें आएगा सिर्फ 3, और एक एम्प्टी सबसेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हर एलिमेंट के पास चॉइस होगी कि वो आ सकता है सबसेट में या नहीं आ सकता। तो इस पूरे के पूरे लॉजिक को कोड में लिखते हैं। कोड को लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में कोड से ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो अपना इंटीजर n डिफाइन कर लेते हैं जिसकी वैल्यू रखेंगे n। अब ये जो सबसेट्स बनेंगे इनके एलिमेंट हम कहाँ पर स्टोर कराएंगे, हम स्टोर कराएंगे उन एलिमेंट्स को एक एरे लिस्ट के अंदर। तो एरे लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर्स की, जिसका नाम देंगे हम सबसेट। सबसेट को नई एरे लिस्ट की तरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इस सबसेट के अंदर हम सबसेट्स फॉर्म कर रहे होंगे। अब बनाते हैं एक रिकर्सिव फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का, जिसमें हम लिखेंगे फाइंड सबसेट्स। इसके अंदर पास कर रहे होंगे हमारा इंटीजर n जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को। उसके अलावा हमारी एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारा सबसेट।
हर लेवल पर एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो वो सबसेट में ऐड होगा या नहीं होगा। ऐड होगा तो उस केस में सबसेट के अंदर ऐड कर देते हैं हम उस एलिमेंट को यानी n को, और फाइंड सबसेट्स में कॉल लगा देते हैं फॉर n-1 एंड हमारा सबसेट्स एरे लिस्ट। अब अगला केस है जिसमें ऐड नहीं होगा, तो यहाँ कॉल लगा देंगे फाइंड सबसेट्स को, जिसमें दोबारा से हम n-1 एलिमेंट्स के लिए देखेंगे और सबसेट्स। अब हमने ऑलरेडी सबसेट एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर दिया था, तो अब उसे डिलीट करना पड़ेगा हमें उस सबसेट एरे लिस्ट के अंदर से। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसेट डॉट रिमूव, और इस रिमूव फंक्शन के अंदर वो इंडेक्स पास करना पड़ेगा। अब हमने अभी एलिमेंट को ऐड किया था और अज्यूम कर रहे हैं कि रिकर्सिवली जो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं वो रिमूव भी हो रहे हैं हर एक लेवल पर। तो अब जो हमारा n स्टोर्ड है वो आखिरी इंडेक्स पर स्टोर्ड है एरे लिस्ट के। तो सबसेट डॉट साइज -1 यानी आखिरी इंडेक्स से हमने अपने एलिमेंट को कर दिया रिमूव। अब वो ऐड नहीं हुआ हमारे एरे लिस्ट के अंदर, तो अब दोबारा से हमने फाइंड सबसेट कॉल कर दिया। एंड लास्ट लेवल पर मतलब बेस केस में क्या होगा, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाए यानी सारे एलिमेंट्स ने अपनी चॉइस जो है वो कर ली है, वहां पर हम प्रिंट कर देंगे सबसेट को। तो प्रिंट सबसेट में पास कर देंगे सबसेट और वहां से कर जाएंगे हम रिटर्न। तो ये एक और फंक्शन प्रिंट सबसेट हम बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट सबसेट, जिसमें पास किया एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर सबसेट। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक लूप चला लेंगे फॉर i = 0 से लेकर सबसेट डॉट साइज तक i++, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम सबसेट के सारे एलिमेंट्स को। तो गेट i फंक्शन होता है एरे लिस्ट का, उसकी हेल्प से प्रिंट कर देंगे एलिमेंट्स को। और ये थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सारे सबसेट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर लिया, यहाँ पर सारे सबसेट्स को फाइंड कर लिया। मेन फंक्शन के अंदर n क्रिएट किया था, एरे लिस्ट क्रिएट की थी सबसेट नाम से, और अब फाइंड सबसेट फंक्शन को कॉल लगा देंगे विद n एंड सबसेट। इसे सेव कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को रन करेंगे तो सारे के सारे सबसेट्स हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर एरे लिस्ट के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना पैकेज। तो इंपोर्ट java.util.star हम कर लेते हैं। तो यूटिलिटी पैकेजेस होते हैं जावा के अंदर, जिसकी हेल्प से आप एरे लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको यूज कर पाएंगे। इसको सेव करके रन करते हैं दोबारा। तो रन करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे जो आउटपुट हैं वो निकल कर आ गए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास सबसेट्स निकल कर आ गए हैं। सबसे पहला सबसेट है हमारा 3, 2, 1। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुए ये सबसेट्स। इंटीजर था हमारे पास n = 3। सबसे पहले 1, 2, 3 में से अब सबसे पहले लेवल पर 3 के पास चॉइस थी, 3 या तो आएगा या नहीं आएगा। आया तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया डॉट। उसके बाद अगले लेवल पर बारी आई हमारे पास 2 की, तो 2 जिस लेवल पर आया वहाँ पर आया हमारे पास 3 एंड 2। और यहाँ पर अगर 2 नहीं आया, यहाँ पर आया था, यहाँ पर नहीं आया, तो हमारे पास आया सिर्फ 3। उसके बाद बारी आई हमारे पास 1 की, तो 1 अगर आया तो बन गया 3, 2, 1। 1 अगर नहीं आया तो बन गया सिर्फ 3, 2। यहाँ पर दोबारा से बारी आई 1 की, तो 1 अगर आया तो बन गया 3, 1। 1 अगर नहीं आया तो बन गया सिर्फ 3। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर बारी आई 2 की, तो 2 अगर आया तो बन गया सिर्फ 2। 2 अगर नहीं आया तो 2 डॉट आ गए, यानी कुछ भी नहीं है। उसके बाद बारी आई 1 की, तो 1 अगर आया तो बन गया 2, 1। 1 अगर नहीं आया तो बन गया सिर्फ 2। यहाँ पर भी 1 अगर आया तो बन गया सिर्फ 1, नहीं आया तो 3 डॉट, यानी कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। तो हमारे पास जो सारे के सारे सबसेट्स आए, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1 एंड नथिंग। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें तो सेम है, 3, 2, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 1, फिर 3, उसके बाद 2, 1, 2, 1 एंड फाइनली नथिंग। तो इस तरीके से सारे के सारे सबसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। इन सबको कैलकुलेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 2 to the power n, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास चॉइस है कि या तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता।
तो इस तरीके से रिकर्जन में कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली है। अब रिकर्जन की 3 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है, तो इसके बाद आगे के स्टेप्स क्या रहेंगे? आगे के स्टेप्स ये होंगे कि आप सीखें बैक ट्रैकिंग क्या होती है, बैक ट्रैकिंग को प्रैक्टिस करें रिकर्जन की हेल्प से, और जिन भी क्वेश्चंस को हमने रिकर्जन से किया है उन क्वेश्चंस में देखें कि क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम की अप्रोच अप्लाई हो सकती है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम आगे की क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो रिकर्जन से आगे बढ़कर हम देखेंगे कि क्या बैक ट्रैकिंग कैसे सीखें और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कैसे अप्लाई करें। तो आई होप कि आज की वीडियो से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला होगा रिकर्जन की बिगर पिक्चर के बारे में, एक मोर कॉम्प्लेक्स पिक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।